गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपने सब्जेक्ट के बारे में तो चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में थोड़ी सी मदद करना चाहूँगा। ठीक है जी, कि आप साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, क्या सब्जेक्ट लें, क्योंकि अलग अलग लोगों से आप बात करेंगे, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग तरह की राय देंगे। वो लोग भी राय देंगे जिनका किसी पर्टिकुलर फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, साइंस वाला जो स्टूडेंट है वो आपको कॉमर्स की राय देगा कि भाई कॉमर्स में ये बेकार है, कॉमर्स वाला साइंस के बारे में बुराई करेगा, और आर्ट्स वाला अपनी कुछ अलग ही बात करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों ने जंक्शन के बारे में सुना होगा। रेलवे स्टेशन पे कई स्टेशनों पे लिखा रहता है जंक्शन, जैसे अलवर जंक्शन, जयपुर जंक्शन, ठीक है, दिल्ली जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या है? जंक्शन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ से दो रास्ते निकलेंगे। तो ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रास्ते निकल रहे हों, ऐसी जगह को अपन जंक्शन कहते हैं। और आप लोग भी अभी एक जंक्शन पर ही खड़े हो। आप लोगों के सामने भी कई रास्ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग उनका स्कोप है सब्जेक्ट्स का। ठीक है जी, तो अगर आपने यहाँ पर मन मुताबिक, ठीक है जी, अपने मन से जो आप चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका मन क्या चाहता है, वो भी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अपने मन मुताबिक अगर सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया तो वो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, आपको बिल्कुल खुश रखेगा। आपको कभी भी आगे चल के करियर में ये नहीं लगेगा कि काश मैंने ये सब्जेक्ट ना लेकर के कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया होता। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जंक्शन में आप अगर आगे निकल गए तो उसके बाद वापस पीछे नहीं आ सकते। आप 10th क्लास दोबारा करने के लिए नहीं आएंगे, और अगर आप पीछे आते हैं तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। अगर आपने 2 साल बाद अपना सब्जेक्ट चेंज किया तो आपके 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना। तो जी, बाकी लोग की तरह मैं भी अपने सब्जेक्ट की बड़ाई करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊँगा, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊँगा, हर सब्जेक्ट के स्कोप के बारे में आपको बताऊँगा। तो थोड़ी सी चर्चा अपन इस पर करेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा ध्यान से सुनिए कि अब तक जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे वो आपको एक तरीके से कंपलसरी पढ़ाया जा रहा था। आप मजबूर थे पढ़ने के लिए। आप ना चाहते हुए भी, भाई आपको मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है पर फिर भी आपको मैथ्स पढ़नी है। आपका साइंस पढ़ने का मन नहीं है तब भी आपको साइंस पढ़नी है। आपको एसएस पढ़ने का मन नहीं है तब भी आपको पढ़नी है। आपका संस्कृत पढ़ने का मन नहीं है फिर भी पढ़ना है। बट अब आप इन सब चीज़ों से, इस कंपल्जन से, इस अनिवार्यता से आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है जी, अब आप आज़ाद हो रहे हैं, अब आप फ्री हैं अपने तरीके से अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट लेने के लिए। अगर मान के चलिए कि आप लोगों का अब तक साइंस में मन लगा रहा, साइंस या मैथमेटिक्स आपको अच्छी लगती है और आप अपना करियर जो है किसी टेक्निकल फील्ड में देखते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि मैं साइंस के स्कोप में अच्छा कर सकता हूं क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यकीन मानिए कि आप उसमें आगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है जी, बट अगर आपको लगता है कि अब तक आप मैथ्स को और साइंस को एक बोझ के तौर पर ले रहे थे, तो आप चाहते हो कि इससे थोड़ा आज़ादी चाहिए, या आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा है कि भैया नहीं पढ़ना साइंस मैथ, अब तक तो मजबूरी थी पढ़ लिया, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया। तो जी, आर्ट्स का अलग स्कोप है, कॉमर्स का अलग स्कोप है, साइंस का अलग स्कोप है। सिर्फ और सिर्फ ये सोच करके साइंस या कॉमर्स ऑप्ट ना करें कि आपके फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। ठीक है जी, आपका फ्रेंड अपने करियर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आगे ज़िंदगी में तरक्की के लिए पढ़ रहा है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका दोस्त अगर बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा तो वो अपनी कमाई आपके हाथ में ला करके नहीं देगा, आपको अपने लिए खुद कमाना पड़ेगा। तो जी ध्यान दीजिए कि जो अब तक की क्लास थी 10th क्लास, आपने जो कुछ पढ़ा, जितनी परसेंटेज आई आपकी मैटर नहीं करता। अगर आप 90% वाले भी हैं तो भी कोई मैटर नहीं करता, अगर आप 40% वाले हैं तो भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि 90% वाला हो या 40% वाला हो, दोनों की ही नई शुरुआत है यहाँ से। अगर आप कॉमर्स भी लेते हैं तो दोनों ही बच्चे कॉमर्स क्लास में बैठेंगे, साइंस लेते हैं तो दोनों ही बच्चे कॉमर्स क्लास में बैठेंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि अब तक आपकी परसेंटेज क्या थी। ठीक है, हमारे स्कूल में मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी 45%, 47% आई थी 10th क्लास में, और 12th कॉमर्स लेने के बाद वो 80% पर गए। ऐसा सिर्फ
कॉमर्स में ही नहीं था, साइंस में भी हमने देखा था। साइंस में भी कई बच्चे ऐसे थे जो कि कम परसेंटेज से आए थे, आगे चल के उन्होंने काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनाई। 10th में परसेंटेज कम आने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, भाई आपको टीचर की पढ़ाई समझ नहीं आई, या आपने खुद पढ़ाई नहीं करी, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगर आपकी 10th क्लास में कोई कम परसेंटेज बनी है, ज़्यादा परसेंटेज बनी है, तो यहाँ मैटर नहीं करता। यहाँ कम परसेंटेज वाला भी आगे जाके नंबर बहुत अच्छे ला सकता है। भाई मान के चलिए किसी 45% वाले बच्चे ने आगे चल के कॉमर्स ली, और कॉमर्स लेने के बाद वो 80% 85% मार्क्स स्कोर कर रहा है, और उसका जो दोस्त 10th क्लास में हाई स्कोरिंग था वो साइंस लेकर के नंबर कम ला रहा है, और साइंस वाला दोस्त कहता है कि कॉमर्स तो ईजी है इसीलिए तुम्हारे नंबर आ जाते हैं, साइंस को पढ़ना बड़ा टिपिकल काम है। तो बेटा मैं आपका ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ। ये जो मिथ है ना कि कॉमर्स इजी है इसीलिए जो डफर बच्चा है वो कॉमर्स को ऑप्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स बाकी सब्जेक्ट से कई ज़्यादा टिपिकल पढ़ती है और इजी भी पढ़ती है। मैंने आपको बताया मन की बात है, अगर आपका मन लग गया सब्जेक्ट में तो आपके लिए वो बहुत ईजी बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कॉमर्स के जो एग्ज़ाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, सीए का एग्ज़ाम, इंडिया नहीं वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से है वो। और हर साल अगर इंजीनियर्स की संख्या मैं आपको बताऊं तो इंजीनियर्स निकलते हैं हर साल 15 लाख, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर आप नहीं जानते हैं सीए के बारे में तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको इसके बारे में चर्चा करता ही रहूँगा, करियर ऑप्शंस बताता ही रहूँगा मैं आपको। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना अब तक कुल मिलाकर के 3 लाख भी नहीं है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो 1949 में हो गई थी। 1949 से अब तक करीब 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और अभी भी 3 लाख मेंबर्स के आसपास ही, और कितने तो चले गए होंगे भगवान के पास। ठीक है जी। तो अगर इंजीनियर्स की बात करें वो 15 लाख के आसपास इंजीनियर निकलते, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतनी भरमार है पूरे इंडिया में कि हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियर्स निकल रहे हैं। बट बात ये आती है कि उनमें से ज़रूरत कितनी है। देखिए ज़रूरत सरकार जी के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मुझे पता है, उसमें बताते हैं कि 1.5 से 2 लाख इंजीनियर्स की ज़रूरत हर साल पड़ती है। और वो 1.5 से 2 लाख जो क्रीमी लेयर होती है वो आईआईटीज़ में होते हैं। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की वो आईआईटी में चला गया और वहाँ से उसका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, आगे वो कुछ बन जाएगा, कहीं अच्छी कंपनी में जॉब करेगा। और जो बाकी 13 लाख स्टूडेंट्स हैं या 13.5 लाख स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर धक्के खाएंगे, छोटी मोटी कंपनियों में ही धक्के खाएंगे। तो एक और रिपोर्ट आई थी कि जितने इंजीनियर्स हमें चाहिए उनमें से प्रोडक्टिव इंजीनियर का मतलब है कि जो काम के हैं, जिनको वास्तव में इंजीनियरिंग का जो ज्ञान है उसकी अगर हम बात करें तो यकीन मानिए 90% ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि इंजीनियरिंग में उन्होंने पढ़ा क्या है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जो न्यूज़ में स्टडीज़ देखी हैं उनके बेसिस पर बता रहा हूँ। ठीक है जी, कल को ये नहीं है कि मैं साइंस की बुराई कर रहा हूँ या मैं कॉमर्स की बुराई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो किसी और से भी बात कर सकते हैं अपने करियर गाइडेंस को लेकर के, पर जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होते जाएंगे। तो कुछ सिलेक्टेड लोगों से बात करके अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी करें। दूसरी बात ये कि पेरेंटल प्रेशर में आकर के कभी भी सब्जेक्ट ना लें। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी कॉमर्स ही लेनी है, ठीक है, हमारी फैमिली में सबने कॉमर्स चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कॉमर्स ही लें। आप अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट लें। साइंस का कहा जाए कि साइंस लेनी है तो ऐसा भी ना करें। अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट लेंगे तभी आगे जा कर के आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आगे चल के आप खुश रहेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सभी ने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के ही इतनी सारी चर्चाएं की थी। वो मूवी बनी इसीलिए थी कि जिनका जिस फील्ड में मन नहीं है वो फील्ड लेकर के उस फील्ड को भी क्यों ख़राब करना। ठीक है जी। तो जी उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अब अपन अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, अकाउंटेंसी की। देखिए अकाउंटेंसी में सब्जेक्ट के क्या फ़ायदे हैं ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अकाउंट्स हो या कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी एक अपनी शब्दावली होती है, उसकी अपनी एक बेसिक लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ABCD पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरीके से अकाउंट्स पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए और उन्हीं बेसिक बातों को अपन कहते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है जी, सामान्य शब्दावली जो कि अकाउंट्स में हमारे काम आएगी।
अगर ये बेसिक बातें आपने अभी क्लियर नहीं की तो आप अपने करियर में आगे चल के परेशान रहेंगे। जो चीज़ सही समय पर समझ ली जाएगी उसका फ़ायदा आपको आगे मिलता रहेगा, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। आगे चल के अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं और कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, और वहाँ आपको बिजनेस या छोटी मोटी चीज़ों का मीनिंग नहीं पता होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं फिर से बता दूँ, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको रटनी नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको उठ करके आ जाएगा कि भैया इसका मतलब बताओ, नहीं। ये प्रैक्टिकली हमारे काम आएगी, पर इसको आपको अच्छे से समझना है। तो जी, आज मैं आपकी अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो शुरू करता हूँ। अकाउंट्स में सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है बिजनेस, कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। देखिए, बिजनेस के बारे में आप नॉर्मली आम भाषा में बात करते हैं, वो किसी चीज़ का बिज़नेस करता है, वो किसी चीज़ का बिज़नेस करता है, पर टेक्निकली इसको ज़रा आज अपन समझेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैंने यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ नोट डाउन करने के लिए दिया हुआ है। बातें मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा, ठीक है जी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट आए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। आपको कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत आए या करियर रिलेटेड कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं कि आगे क्या स्कोप है कॉमर्स का और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, या आपका कोई करियर ऑप्शन है जो आपने पहले से सोच रखा है उसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम तो नहीं, हाँ, रात को 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जी, चर्चा अपनी शुरू करते हैं बेटा, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो बिज़नेस की बात करते हैं। बिज़नेस को अपन हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय। और बिज़नेस के बारे में जो पहली बात कही गई है वो ये है कि बिज़नेस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर रेगुलरली कैरिड ऑन बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। कोई भी ऐसा काम जो कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति या कोई संस्था किसी काम को बार बार अगर कर रही है, ठीक है, दोहरा रही है एक ही एक्टिविटी को, ठीक है, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम सच एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाओं से लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है जी। तो व्यवसाय ऐसी क्रियाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो नियमित रूप से किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसी क्रियाओं से लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। देखिए, अगर आप किसी सब्जी वाले के पास जाएं तो वो सब्जी वाला कल भी सब्जी बेच रहा था, आज भी सब्जी बेच रहा है, ठीक है, कल भी सब्जी ही बेचेगा। अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन की दुकान पर जाएं तो मोबाइल फ़ोन वाला आज मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, कल भी वो वही बेच रहा था और आगे कल भी वही वो बेचेगा। हो सकता है फ्यूचर में दुकान बंद हो जाए, वो मैं नहीं कह रहा, ठीक है, या दुकान आज ही शुरू की है तो कल नहीं बेच रहा था। तो पर जो शुरू किया है वो काम उसको दोहराएगा, रिपीट करेगा वो उस एक्टिविटी को बार बार। क्यों एक्टिविटी को रिपीट करेगा? ताकि उस काम को दोहरा करके वो लाभ कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, ठीक है जी। तो बिजनेस करने का उद्देश्य ही ये होता है कि हमें लाभ कमाना है। अगर लाभ कमाने के उद्देश्य नहीं है, अगर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है जी। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। चलिए जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अभी आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में मज़दूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए सोनू सूद का जो नाम है, सोनू सूद जो एक्टर हैं, उनका नाम बहुत आ रहा है कि उन्होंने बहुत सारे मज़दूरों को अपने घर पहुंचने में मदद की। तो ऐसे में सोनू सूद ने जो ये काम किया है, इसके लिए मज़दूरों से कोई पैसा नहीं लिया। सोनू सूद ने जो ये काम किया है ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये धर्म का काम है, धर्मार्थ है, ठीक है, चैरिटी है। इसको अपन बिज़नेस नहीं करेंगे। ये मत कहना कि सर सोनू सूद ने कल भी मज़दूरों को उनके घर भेजा था, आज भी भेज रहा है, कल भी भेजेगा, ऐसा नहीं है। ये एक टेम्परेरी वर्क है, ठीक है जी। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए वो ये काम कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि मजबूर हैं, जिनके पास पैसे की कमी है। तो धर्म कर्म का काम बिजनेस में नहीं आता। काम आप कोई भी करें, रेगुलर बेसिस पर करें, रिपीटेड वे में करें, बार बार करें, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? लाभ कमाने के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो बिजनेस कहलाएगा। मैं 10 साल से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 10 साल से मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, क्यों? पैसा कमाने के लिए, ठीक है जी। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक
बिजनेस में हूँ, ठीक है, हालांकि इसको प्रोफेशन, पेशा कहा जाता है, पर ये बिजनेस की कैटेगरी में ही आएगा। मैं सर्विस दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। आगे इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो बेटा ध्यान रखिए, बिजनेस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर रेगुलरली कैरिड ऑन बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये काम जो बिजनेस है, ये कोई अकेला व्यक्ति भी कर सकता है या कोई संगठन, कोई बड़ी कंपनी भी कर सकती है, ठीक है जी। जैसे एप्पल कंपनी की बात अगर हम करें तो एप्पल कंपनी रेगुलर बेसिस पर मोबाइल फ़ोन बेचती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन वो क्यों बेचती है, हर साल नया मॉडल क्यों निकालती है, ठीक है, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है जी। हिंदी में समझाई दिया है कि व्यवसाय ऐसी क्रियाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो नियमित रूप से, नियमित मतलब रेगुलर बेसिस पर आप करते हैं। कौन करता है, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है या किसी संगठन द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरी बात देखते हैं कि बिजनेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में कहा है अ टी शॉप ओनर, एक चाय की दुकान का मालिक जो है रेगुलरली प्रिपेयर्स टी, वो नियमित तौर पर चाय बनाता है, ठीक है जी, रेगुलरली प्रिपेयर्स टी एंड सेल्स इट इन ग्लासेस टू हिज कस्टमर्स, ठीक है। नियमित तौर पर चाय की दुकान का मालिक चाय बनाता है, उसे ग्लास में डाल करके अपने ग्राहकों को देता है, ठीक है जी। ये भी क्या है, बिजनेस है। उसने चाय का बिजनेस शुरू कर रखा है, वो रेगुलर बेसिस पर चाय बेचता है और चाय बेच करके लाभ कमाता है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो बेटा उदाहरण को यहाँ मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, मैंने बताया कि कोई व्यक्ति भी बिजनेस कर सकता है और कोई संगठन या संस्था भी बिजनेस कर सकती है। यहाँ पर देखिए कंपनी फॉर्म में एप्पल कंपनी रेगुलरली सेल्स मोबाइल फोन्स टू हिज कस्टमर्स। एप्पल कंपनी द्वारा नियमित रूप से मोबाइल फ़ोन अपने ग्राहकों को बेचे जाते हैं। तो वो भी क्या रेगुलर बेसिस पर, नियमित तौर पर मोबाइल फ़ोन क्यों बेच रहे हैं, लाभ कमाने के लिए, ठीक है जी। उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए जो भी क्रिया आप कर रहे हो। आगे की बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव इज इन्वॉल्व इन बिजनेस, ठीक है जी। उद्देश्य जो है व्यवसाय का लाभ कमाने का होना चाहिए। व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अगर आपका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आगे इन्होंने एक बात और कही है नोट डाल करके, द बिजनेस में एक्चुअली लेड टू लॉसेज बट मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। व्यापार में हमने उद्देश्य तो लाभ कमाने का रखा है पर घाटा भी तो हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, पर हमारा उद्देश्य ये है कि हमें लाभ कमाना है। हम चले तो थे लाभ कमाने के उद्देश्य से, हो सकता है घाटा हो जाए, ठीक है जी, पर घाटा उठाना या घाटा अर्जित करना हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होता है, ठीक है जी। हमारा उद्देश्य हमेशा होता है लाभ कमाना। आगे चल के लॉस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, पर उद्देश्य हमारा क्या था, इस बात को ध्यान रखना है। उद्देश्य हमारा था लाभ कमाना, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में वास्तव में नुकसान हो सकता है, परंतु उसका उद्देश्य, उसका किसका, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बिजनेस कितने तरीके से किया जा सकता है ये बता रहे हैं। कहते हैं बिजनेस में भी मैन्युफैक्चरिंग, पहला बताया बिजनेस किस तरीके का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग। हिंदी में बोलें तो निर्माणी व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय या ऐसा बिजनेस जहां आप पहले कच्चा माल लेकर के आते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में, और फिर तैयार माल बना करके उसे आगे बेचते हैं। तो ये है निर्माणी इकाई, ठीक है। खैरतल में अगर आप देखें A1 कंपनी है, शू फैक्ट्री, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है A1 फुटवेयर। तो A1 फुटवेयर वाले क्या करते हैं बेटा, उनकी फैक्ट्री है खैरतल में, वो रॉ मटेरियल, चप्पलें बनानी है तो रबड़ मंगवाते होंगे, रबड़ को प्रोसेस करके वो चप्पल बनवा करके आगे बेच रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो शूज़ भी बना रहे हैं। तो क्या होगा, कच्चा माल वो लेकर के आएंगे, उसे प्रोसेस करेंगे फैक्ट्री में, और जब उससे तैयार माल बन जाएगा उसको आगे क्या करेंगे, वो बेच करके पैसा कमाएंगे। तो वो होते हैं निर्माणी व्यवसाय। देखिए सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है जी, परचेजिंग रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स, ठीक है जी। कच्चे माल को क्रय करके उसे तैयार माल में परिवर्तित करना व बेचना, ठीक है, निर्माणी व्यवसाय कहलाता है।
अब इसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए, शू फैक्ट्री, ठीक है, एक जूते का जो कारखाना है वहाँ पर कच्चा माल आता है, चमड़ा आता है और उसको प्रोसेस करके आगे जूते बनाए जाते हैं, रबड़ आता है उसको प्रोसेस करके जूते या चप्पल बनाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका मेडिसिन फैक्ट्री, ठीक है, दवाइयों का जो कारखाना है जहाँ पर जो मेडिसिन टैबलेट्स बनती हैं या और भी किसी प्रकार की अगर कोई दवाई बनती है तो वहाँ भी उसको अपन क्या बोलेंगे, एक निर्माणी इकाई बोलेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलेंगे। अपने आसपास आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इस तरीके की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, आप देख सकते हैं अपने आसपास, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को हिंदी में बोलते हैं अपन व्यापार। ट्रेडिंग का मतलब है कि तैयार माल को लेकर के आना और उसको वैसे का वैसा ही आगे बेच देना, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन ना करना। जैसे अगर मैं बताऊं कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर मैं स्टेशनरी शॉप से लेकर के आया, ठीक है, किताबों की दुकान से लेकर के आया, तो स्टेशनरी शॉप वाले ने इसको नहीं बनाया, इसे बनाने वाली कंपनी है कैमलिन। कैमलिन कंपनी ने इसको बना करके दुकान वाले के पास भेजा और दुकान वाला ऐसे का ऐसा इसे लाया था और अपना लाभ का हिस्सा जोड़ करके वो मुझे बेच देगा, ठीक है जी। आप किताब खरीद करके लेकर के आइए दुकान से, तो किताब वाला जो है दुकान पर किताबें थोड़ी बना रहा है, किताबें तो किसी फैक्ट्री में बनी हैं, प्रिंटिंग प्रेस में छपी हैं, वहाँ से बन करके आपके पास आई हैं दुकान पर और दुकान वाले ने एज इट इज़ ऐसे कि ऐसी उसे आपको बेच दिया। मोबाइल की दुकान पर जाएं, मोबाइल की दुकान पर मोबाइल लेने के लिए जब आप जाएंगे तो मोबाइल का जो विक्रेता है वो उसे बनाता नहीं है, वो तो जैसे का जैसा लेके आया अपना लाभ जोड़ करके आपको उसको बेच देगा, ठीक है जी। पर जितने में लाया उतने में नहीं बेच रहा, ध्यान रखिएगा, अपना लाभ का हिस्सा जोड़ करके ही आपको बेचेगा। तो जी जब आप तैयार माल जैसा लेकर के आए वैसे का वैसा उसे आगे बेच देते हैं तो उस तरह की एक्टिविटीज़ को कहते हैं अपन ट्रेडिंग एक्टिविटी, या हिंदी में बोला जाए तो व्यापार। बाइंग फिनिश गुड, फिनिश गुड का मतलब तैयार माल, बाइंग फिनिश गुड एंड सेलिंग देम एज सच विदाउट एनी कन्वर्जन, किसी तरह का परिवर्तन किए बिना आप जब तैयार माल को बेच देते हैं तो उसे ट्रेडिंग एक्टिविटी अपन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया स्टेशनरी शॉप, ठीक है, स्टेशनरी की दुकान जहाँ पर पेन पेंसिल स्केल वगैरह मिलता है वो, प्लस मोबाइल फ़ोन की जो दुकान है वो, ये सब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर भी मैंने इस बात को हिंदी में समझाया है। तैयार माल खरीदना और उसे बिना किसी परिवर्तन के आगे बेच देना, उदाहरण के लिए स्टेशनरी का व्यापार करना या मोबाइल का व्यापार करना। चलिए जी अब तीसरे तरह के व्यापार पर बढ़ते हैं, ठीक है जी। तीसरे तरह के व्यवसाय जो है अपना उस पर बढ़ते हैं, वो है सर्विस, ठीक है जी, सेवा। सेवा के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फ्री सेवा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने सोनू सूद का एग्जाम्पल दिया, सोनू सूद ने मज़दूरों को उनके घर पहुँचाया, वो फ्री सेवा थी, ठीक है। पर हमारी सोसाइटी में बहुत से पेशेवर व्यक्ति होते हैं जो कि सेवा प्रदाता होते हैं, सेवा प्रदान करके पैसा कमाते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हो गया, ये लोग अपनी सेवाएं ग्राहकों को देते हैं और बदले में उनसे फीस के तौर पर पैसा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये किसी प्रकार का कोई माल नहीं बेचते। अगर कोई डॉक्टर केमिस्ट की दुकान उसके क्लिनिक में है तो वो दूसरी एक्टिविटी जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी, पर जो डॉक्टर अपनी तरफ से आपको जो सलाह देगा वो सेवा के क्षेत्र में ही आएगा, सेवा में ही आएगा। तो देखिए, रेंडरिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स, ठीक है, अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करना, जैसे डॉक्टर देता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए देता है, ये सेवा की श्रेणी में आता है। और ध्यान रखिएगा इसमें माल शामिल नहीं होता है। तो ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रदान करना, उदाहरण के लिए डॉक्टर जो सेवाएं दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सेवाएं दे रहा है, इसको इसमें शामिल किया जाता है, इसमें माल शामिल नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे कि सर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, भगवान ना करे इस समय किसी की तबीयत ख़राब हो, तो तबीयत अगर ख़राब हो रही है तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस थोड़ी सी वो बातचीत आपसे करेगा, अपने स्टेथोस्कोप से आपको चेक करेगा, उसके बाद थोड़ा नब्ज़ पकड़ के देखेगा, उसके बाद आपको पर्चे पे कुछ लिख करके देगा और कहेगा जाओ, फिर आपसे 200 रुपये या 100 रुपये जो भी उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस है वो ले लेगा। तो देखिए उसने आपको कोई माल नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ अपनी सेवा प्रदान की है, जो भी उसके पास ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर उसने आपको ट्रीटमेंट बताया, उसके पैसे वो ले रहा है।
अब मैं एज ए टीचर अगर आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर आपको डायरेक्टली कोचिंग दूं या स्कूल के बिहाफ पर मैं आपको पढ़ाऊं, तो स्कूल मुझे क्या देगा? सैलरी देगा और बदले में पैसा आपसे लेगा फीस का। तो आप सेवा के बदले पैसा देंगे। आपके पास कोई माल थोड़ी आ जाएगा कि आप स्टॉक करके रख लेंगे कि इसको रख लिया बाद में इस्तेमाल करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, सर्विसेज उसी समय ली जाती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, तुरंत आपको सेवा लेनी पड़ेगी। हालांकि आजकल आप रिकॉर्डेड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। बट क्लासरूम में अगर आप सोचें कि सेवा जो प्रदान की जाएगी, टीचर ने अपनी बात समझाई, तुरंत आपको डिलीवर वो हो गई, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, सेवा की बात मैं कर रहा हूं, पर ये फ्री सेवा नहीं, ये पेशेवर व्यक्तियों की सेवाएं हैं। बहुत सारे पेशेवर व्यक्ति जो हैं, जैसे आर्टिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, ये एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी सर्विसेज ही तो देते हैं फिल्म में, जिसके बदले में इनको पेमेंट मिलता है। तो ये सभी लोग होते हैं बेटा पेशेवर व्यक्ति, जो कि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में या बिजनेस स्टडीज़ में पेशेवर व्यक्ति या इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जी मैं उम्मीद करता हूं कि अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में जो पहली टर्मिनोलॉजी अपन ने बिजनेस के बारे में पढ़ा या व्यवसाय के बारे में पढ़ा, वो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी अपन को डिस्कस करनी होगी। आज की टर्मिनोलॉजी अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। थैंक यू।